हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में हिंदी के टॉपिक वर्णमाला और वर्णमाला की दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। व्यंजन वे क्या होता है, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितनी व्यंजन है, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, काकल्य या स्वरतंत्रीय व्यंजन क्या होता है, आगत व्यंजन क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण, घोष अघोष, जिनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष अघोष कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, आप विश्वास करिए, क्लास में यदि अंत तक बने रहेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी महाप्राण, अल्पप्राण, घोष अघोष इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आज हम लोग ये भी देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अब एक नया वर्ण आ गया है, या हिंदी वर्णमाला के परवाने में एक नया व्यक्ति तो न कहें वर्ण आ गया है। तो अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए हैं? तो दोस्तों 53 वर्ण हो गए हैं। और कौन सा वर्ण को शामिल किया गया है, वो किस में आता है, स्वर में आता है, व्यंजन में आता है, तो दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि अब आगे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें ऑप्शंस आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, और यदि वहाँ पे 53 ऑप्शन मिलता है तो आपको 53 टिक करके आना है, ना कि 52। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पहले हिंदी की वर्णमाला की पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन, स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ह्रास स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। दोस्तों, बच्चों को समृत और विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके देखिए। आपको पिछली क्लास कैसे मिलेगी? तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, स्टडी हाउस बाय कपिल में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में UPSI हिंदी में आपको वर्णमाला की पहली क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों पढ़िए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मैं आप कंटेंट दे रहा हूँ, इससे वर्णमाला आपके 2 वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग अभी तक वर्णमाला से जितने भी एग्ज़ाम हो गए, चाहे UPSI, UP पुलिस कांस्टेबल हो, जेल वार्डर हो, UPSSC हो या अदर्स एग्जाम, वर्णमाला जितने क्वेश्चंस आए हैं पूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और इसके बाद आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो वर्णमाला से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है व्यंजन? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र व्यंजन होते हैं, मीन्स उनकी उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो फिलहाल में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। समझ में आया दोस्तों? व्यंजन क्या है जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। तो सामान्यतः व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलो हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें सभी वर्ग आते हैं, मीन्स का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग, का, चा, टा, ता, पा। तो सभी मिला के 25 क्या हो जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन।
तो दोस्तों सीधा प्रश्न आता है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। कितनी होती है? तो 25 होती है। एक वर्ग में 5 होते हैं और तो 5 वर्ग में 25 होते हैं। तो दोस्तों आपको वर्णमाला याद कर लेनी है, क्योंकि उससे सीधे प्रश्न आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको वर्ग याद होना चाहिए। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, गाएगा। चा में चा, छा, जा, जाया, टा, ठा, डा, डाणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा। ऐसे सब आपको याद करने हैं, तभी आप इसके प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला, वा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। प्रश्न सीधा आता है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? या, रा, ला दे देंगे और एक दे दिया फा, तो फा नहीं होगा, क्योंकि फा कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ऐसे प्रश्न आते हैं। या कभी कभी पूछ लेते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म और संघर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा, ये भी 4 होते हैं। तो कभी कभी वही पूछ लेंगे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और ऑप्शन दे देंगे निम्न में से कौन सा ऊष्म में संघर्षी व्यंजन नहीं है? तो बस ये आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा है और ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा है। ये बस आपको याद रखना, और इतना याद रखेंगे, इन्हीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तो एक बार और समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या मैंने बताया था, इसमें 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। दोस्तों आपको इनका क्रम भी याद रखना है। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। क, च, ट, तप। कचट मीन्स पहले का वर्ग, फिर छा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर तप मीन्स टा वर्ग, फिर पा वर्ग। कचट, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। कचट, तप। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में छा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, णा। ता में ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों ये सभी क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो का से लेके मा तक कुल कितने होते हैं? जो कि अभी पीछे हमने पढ़ा, 25 होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इनका, तो दोस्तों इनकी उच्चारण स्थान से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं। तो कंठ क्या होता है दोस्तों? कंठ क्या होता है? कला। तालु क्या होता है? तालु। तालु मीन्स जो जीभ के ऊपर जो ठोस भाग होता है, जिसे हम लोग बुंदेलखंड भाषा में तरवा बोलते हैं। मूर्धा क्या होता है दोस्तों? जो ऊपर वाले दांत होते हैं, उनके मसूड़ों के ऊपर जो एक दहरी सी बनी रहती है, जो टाइट होती है। दंत, दंत तो आप लोग जानते हैं, जैसे कुछ चीज़ काट के खाते हैं, और तो भाई दिन भर चलते हैं, कुछ ना कुछ मुंह चलता ही रहता है, बक बक करते रहते हो। समझ में आए? तो अब इनका हम लोगों को क्या सीखना है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए, बस केवल आपको वर्गों का क्रम याद रहना चाहिए। तो उच्चारण स्थान में आपको बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। आज याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों जब हम बोलते हैं तो पहले आवाज़ कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले गले से आती है। गला मीन्स कंठ। तो पहला वर्ग क्या होता है? का। तो का वर्ग का क्या हो गया? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों? कंठ। याद हो गया। पहले आवाज़ कहाँ से, जब अंदर से आवाज़ आती है पहले कहाँ टकराती है या कहाँ से निकलती है? तो पहले गले में टकराएगी। तो पहला वर्ग कौन सा आएगा? का वर्ग आएगा। समझ में आया? तो गले, गला मीन्स कंठ। तो पहला वर्ग का वर्ग और पहले गले में टकराए तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसके बाद गले के बाद क्या आता है? तालु। तो उसके बाद आवाज़ किस में टकराती है? हम लोग जब कुछ बोलेंगे तो गले से निकलेगी तो तालु में आएगी, तालु में टकराएगी। तो पहले गले में, कंठ में, दूसरे तालु। दूसरा वर्ग कौन सा होता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। समझ लेना दोस्तों, भाई कोई भी चीज़ नई नहीं बनी है, जो ईश्वर ने बनाया उसी के अनुसार सब चलता है। तो अंदर से आवाज़ निकल रही तो कंठ में टकरा रही, फिर तालु में, फिर मूर्धा में, फिर दंत में, फिर ओष्ठ में। उसी हिसाब से ही ये वर्ग बने हैं और उसी हिसाब से उनका उच्चारण स्थान है। तो पहले कंठ में टकराई तो पहला वर्ग का, तो का उच्चारण स्थान कंठ। फिर तालु में टकराएगी तो दूसरा वर्ग चा, तो
तो उसका उच्चारण स्थान तालु। फिर किस में टकराएगी, तालु के बाद क्या आता है मूर्धा, तो मूर्धा में टकराएगी। तो तीसरा वर्ग टा, भाई चा वर्ग के बाद टा आता है, तालु के बाद मूर्धा, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। मतलब कभी कुछ रटना नहीं है, समझना है। फिर मूर्धा के बाद क्या आता है दोस्तों दंत, तो उसके बाद दंत में टकराएगी। तो टा वर्ग के बाद क्या आता है ता वर्ग, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो गया, रटना नहीं है। उसके बाद दंत के बाद क्या आता है ओष्ठ, तो आवाज़ ओष्ठ में टकराती है। तो उसके बाद कौन सा वर्ग आता है ता वर्ग के बाद पा वर्ग, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। मीन्स मेरे साथ रहोगे तो आपको रटना नहीं है, याद हो गया। कंठ का वर्ग, तालु चा वर्ग, मूर्धा टा वर्ग, दंत ता वर्ग, और उसके बाद ओष्ठ पा वर्ग। मीन्स जैसे ही आवाज़ निकल के आगे टकराती जाएगी तो वैसे ही वैसे उच्चारण स्थान बनते जाएंगे और वैसे ही वैसे हमारे वर्ग बढ़ते जाएंगे। इसलिए वर्गों का क्रम अगर यदि आपको याद हो गया, वर्णमाला याद हो गई, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है वर्णमाला के प्रश्न करने में। दोस्तों समझ में आया, और इससे प्रश्न आते जरूर हैं। तो दोस्तों अब अगला अपना आता है अनुनासिक वर्ण। दोस्तों जैसा इसका नाम है और वैसे ही है अनुनासिक, मीन्स नासिका के साथ, मीन्स जिसके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। मीन्स नासिका मीन्स नाक से भी निकलती है, समझ में आया। अनुनासिक मीन्स ऐसे वर्ण जिनमें का हम उच्चारण करते हैं तो हवा मुख के साथ साथ किससे नाक से भी निकलती है। ऐसे वर्णों को अनुनासिक या नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, या नासिक के वर्ण भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना। अनुनासिक या कभी कभी नासिक लिख के आएगा तो आप बोलेंगे आपने पढ़ाया नहीं, तो अनुनासिक या नासिक के वर्ण कहते हैं। तो कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के का 5वां मीन्स अंतिम जो अक्षर होगा तो वही क्या होगा अनुनासिक वर्ण होता है। दोस्तों आप बोल के देखो कौन कौन से अक्षर होते हैं। तो का वर्ग का क्या होता है ङा, और चा वर्ग का या, अणा, और टा वर्ग का अणा, ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का। तो ये सब अंतिम अक्षर है ये। और एक चांद बिंदी, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं चांद आँख, तो इसमें क्या है देखो आप पढ़िए चांद, चांद पढ़ रहे हैं तो क्या नाक से हवा निकल रही है ना, आँख। तो जब हम ये बोल रहे हैं चांद बिंदी तो नाक से भी हवा निकलती, तो इसे भी हम लोग नासिक या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। अनुनासिक वर्ण मीन्स मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकले। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर और उसके साथ भी चांद बिंदी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं निर्नुनासिक वर्ण। अनुनासिक जिसमें नाक सम्मिलित हो, निर्नुनासिक मीन्स नहीं, तो जिसमें नाक सम्मिलित नहीं है, तो मीन्स जिनका उच्चारण मीन्स ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, मीन्स इसमें नासिका शामिल नहीं होती है, उन्हें निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। तो जो भी हमने पीछे बताए 5वां अक्षर और चांद बिंदी के अलावा सभी क्या होते हैं निर्नुनासिक वर्ण होते हैं। समझ में आया दोस्तों। इन पर प्रश्न आते हैं, याद रखना है। नासिक, अनुनासिक, 5वां अक्षर और चांद बिंदी, और इसके अलावा निर्नुनासिक, इसके अलावा सभी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला अपना क्या है अयोग वाय। दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आ बड़ा नहीं है यहाँ पे, छोटा आ होता है यहाँ पे। क्या होगा ये अयोग वाय होगा। क्या होगा दोस्तों अयोग वाय। क्या होगा दोस्तों अयोग वाय। तो आ मीन्स क्या होता है नहीं, और योग मीन्स होते हैं, योग मीन्स क्या होता है जोड़। तो जो वाय मीन्स वाय, तो नहीं जोड़ के काबिल है, मीन्स ऐसे वर्ण जो न तो स्वर में न जोड़ सकते हैं ना ही हम उन्हें व्यंजन में काउंट कर सकते हैं। समझ बस याद करने के लिए। अयोग वाय मीन्स आ मीन्स नहीं, योग मीन्स योग के काबिल है, वाय मीन्स वाय मीन्स जो वर्ण योग न तो स्वर में हम उन्हें जोड़ सकते हैं ना ही व्यंजन में जोड़ सकते हैं, ऐसे वर्णों को हम अयोग वाय कहते हैं। तो अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, जिसकी गिनती ना तो इधर हो ना उधर हो वो क्या होता है मालूम है ना, जिसकी गिनती कहीं नहीं होती है, ना तो पुरुष में हो ना स्त्री में हो, तो क्या होता है फिलहाल में मजाक की में। चलो हम लोग समझते हैं। मीन्स बेवर्ण कौन से दोस्तों, हाँ इतना याद रखना है। यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक है, ये अयोग बा है, छोटा आ है यहाँ पे, अयोग बा है। तो आप लोगों को ये लिखना मिस बेवर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वर में होती है, ना तो वो स्वर में है और ना ही व्यंजन में होती है, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं अयोग बा, ये बीच के होते हैं, इतना समझ लेना। इनकी संख्या केवल 2 होती है। आप लोग जाते हैं अंग और हम लोग इसको आहा पढ़ते हैं। अंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अंग और आहा ये दोनों संस्कृत से आए हुए हैं। तो अंग को कैसे हम लोग करते हैं, जैसे यूज कैसे करते हैं, रामम, षष्टम, अंग, पंच, ठीक है। और आहा, आहा में विसर्ग, तो विसर्ग का यूज करते हैं प्रातः, अतः, प्राया, ठीक है। तो आपको समझ में अयोग, क्वेश्चन सीधा यही आता, निम्न में से कौन सा अयोग बाय नहीं है। तो अंग और आहा अगर होगा तो वही अयोग बाय होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आया। हाँ, इस ये भी आता है अनुस्वार कौन सा है, अनुस्वार अंग को कहते हैं, विसर्ग तो आहा होता ही है, तो मालूम ही है आपको, ठीक है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है अयोग बाय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन, अंग, आहा, और कौन सा अयोग बाय है कौन सा नहीं है, तो अंग और आहा, ठीक है। आपको मतलब मैं डेफिनेशन इसलिए बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। बाकी डायरेक्ट प्रश्न यही आते हैं कौन सा अयोग बाय नहीं है, तो आपको बताना है, और कौन कौन से अंगाहा होते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब होता है जिनके 2 गुण होते हैं, मीन्स ऐसे व्यंजन जिनके 2 गुण हो। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या है, इनकी उच्चारण में जीभ का अग्रभाग झटके के साथ नीचे गिरता है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, और इन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या 2 होती है, एंगा और डा। तो आपको ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, केवल यही आते हो। आपको प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा द्विगुण या उच्छित व्यंजन नहीं है, तो ये आपको एड़ा और अड़ा बता देना है, ठीक है। तो इसका देखिए, तो प्रश्न यही आएगा उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन नहीं है, तो आपको वो देखना है, एंगा और एड़ा जहाँ मिल जाए तो वो मतलब उच्छिप्त व्यंजन हैं, इसके अलावा जो भी होंगे वो नहीं है। अब द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मिनट, ये डलिया वाले डा में नीचे हम लोग बिंदु लगाए थे बनता है, और ये ढा ढक्कन में नीचे बिंदु लगा के हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इनके 2, ये क्या कर रहे हैं, डा डलिया और ये द्विगुण व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। समझ में आया। प्रश्न सीधा यही बनता, कौन से उच्छित व्यंजन नहीं है, तो ये दोनों उच्छित व्यंजन नहीं है। और कितने होते हैं, 2 होते हैं, इतना ही बनता है। अब देखो इससे क्या बनता है, इससे बनेगा पढ़ा, पढ़ता, और इससे क्या बनेगा, पढ़ाई, बढ़ाई, बढ़ाई, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है। चलो हम लोग देखते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित, कंपित मीन्स कांपना, तो मीन्स जिनके उच्चारण में जीभ में 2 से 3 बार कंपन होती है, कांपती है। और लुंठित मीन्स लुटती है, अगर हम देसी भाषा में कहें बुंदेलखंडी में तो लुटती है, मतलब। तो इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। कौन होता है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, रा होता है। पेपर में एकदम सीधा प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो रा है, या प्रकंपित व्यंजन है तो रा है। अब क्यों होता है यार, हम रटना नहीं है, क्यों है, क्योंकि लुंठित मीन्स लौटना, जीभ 3-4 बार लौटती है, या प्रकंपित में कंपन करती है। जैसे अब रा बोलो रा, अब टर, तो जीभ क्या है, बार बार वहाँ पे कंपन करती 3 बार। देखो बर, अर, तो जीभ क्या है, वो बार बार कंपन कर रही है, तो इसलिए इनको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। किसको, रा को, केवल रा को, एक ही, इसका संख्या कितनी है, 1 है, और रा। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आता है। इसके बाद अब आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ला होता है। अब पार्श्विक क्या होता है, तो अब ला बोला, लर, ला, तो जब जीभ के पार्श्व भाग में साइड से थोड़ी हवा निकलती है, इसलिए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ला, अब ला, तो जीभ के पार्श्व भाग में साइड से थोड़ी सी हवा निकलती है, इसलिए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। समझ में, क्योंकि इससे पार्श्व से हवा निकल रही, समझ में आया। तो रा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ला पार्श्विक व्यंजन। प्रश्न आता है, याद करना, याद हो गया,
पार्श्विक क्यों है? क्योंकि पार्श्वास से हवा निकल रही। प्रकंपित या लुंठित क्यों है? क्योंकि जीभ बार बार कंपन करती है, टर, तो जीभ बार बार कंपन कर रही है ना, इसलिए। तो देखिए वही बताया गया, पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिनकी उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या किनारों से निकलती है। इनकी संख्या क्या? एक है, ला। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो लो दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था, आ गया अपना विशेष व्यंजन, मीन्स हिंदी भाषा का नया सदस्य, न्यू मेंबर इन हिंदी अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है? ये वास्तव में क्या है कि ये पहले मराठी और मराठी भाषा में ये यूज होता था इसका, और हरियाणवी में, किसमें, सॉरी, मराठी में या हरियाणा की भाषा में इसका यूज होता था, लेकिन अब इसको हिंदी में मान्यता दे दी गई है। तो ये विशेष व्यंजन है क्या? लगभग इसका ये एक हम लोग ला कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? देखिए, यह एक विशिष्ट व्यंजन है, मीन्स जिसको हिंदी भाषा में जोड़ा गया है। तो पहले हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते थे, अब एक ये आ गया तो अब 53 हो गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों कि यदि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और 53 अगर ऑप्शन में है तो आपको 53 लगाना है, 52 नहीं लगाना। और 52 नहीं है, सॉरी 53 नहीं है, तो हम 52 लगा सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो पहली बात तो ये। अब ये है क्या? ये एक विशिष्ट व्यंजन है, ला और डा के बीच की ध्वनि है। इसका उच्चारण ला और डा की ध्वनि के बीच में होता है। जैसे मैं कहूँगा, अभी आपको समझ में आता है दोस्तों, कुलकर्णी जैसे लिखते हैं मराठी में, तो मराठी में हम लोग लिखते हैं कुलकर्णी। तो इसको क्या बोलते हैं? ये ला और डा के बीच में, जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो ला का उच्चारण करते हैं, तो ला का उच्चारण बत से होता है, आगे मैं बताऊंगा। बस मीस जो मूर्धा होता है, वो मूर्धा का थोड़ा नीचे, ला 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 ला, दंत और मूर्धा के बीच में जो होता है उसे बर्थ से कहते हैं। और जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये ऊपर हल्के जीभ जाएगी, लड़ लड़, कुलकर्णी कुलकर्णी कुलकर्णी। तो ये है। तो दोस्तों ये आपको समझ लेना, हिंदी भाषा में अब 53 वर्ड हो गए हैं। तो ये एक आया है, तो ये व्यंजन आया, ये मैक्सिमम मतलब मराठी और हरियाणवी भाषा में पहले यूज होता था, तो अब इसको हिंदी में मान्यता दे दी गई है। तो ये एक व्यंजन है, तो आप लोगों का ये रहेगा, ये क्या है? ये एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो दोस्तों अब हम लोगों का आया अर्ध स्वर। ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें हम लोग अर्ध स्वर बोलते हैं? अरे व्यंजन भी अर्ध स्वर बोलते हैं, यस। कौन से? या और वाह। या और वाह ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम लोग अर्ध स्वर बोलते हैं। कौन से? अर्ध ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों से अर्ध स्वर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। तो प्रश्न सीधा आता है, इनमें से कौन सा व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो या और वाह, ऑप्शन में या वाह होगा तो आप टिक कर देंगे, या और वाह को हम लोग अर्ध व्यंजन कहते हैं। ओके, चलिए। चलो दोस्तों, अब आते हैं हम लोगों के संयुक्त व्यंजन, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे। मैंने बताया था इनकी संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। सॉरी, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? तो छत्र ज्ञा वाला छा, छत्र, त्र, ज्ञा और स्रा। कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञा और स्रा, जो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है छत्र के क्या किस किस वर्णों से मिलकर बना हुआ है, या कभी अभी हम आपको जब नेक्स्ट क्लास में प्रश्न कराएंगे तो इसमें क्या वर्णों का क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो उनमें छा का के हिसाब से हम लोग छा को व्यवस्थित करते हैं या क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है छा, प्रश्न क्या बनेगा? छा। छत्र, तो छत्र किससे मिलके बनता है? तो का, आधा का, याद रखना, आधा का, और ये सा षटकोण से मिलके बनता है। और त्र किससे बनता? आधा ता और रा से बनता है। ज्ञा किससे बनता? आधा जा और यहाँ से मिलके। सिरा किससे मिलकर बनता? सिरा श्री वाला, तो संयम वाला आधा सा और रा से मिलकर बनता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, इनसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और अक्सर आते हैं। बस इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है। कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कन्फ्यूजन बच्चों को क्या रहता है? कन्फ्यूजन ये रहता है कि बच्चे बस पहला वाला जो व्यंजन है वो हमेशा आधा होता है।
देखो इसमें का आधा, इसमें ता आधा, इसमें जा आधा, इसमें सा आधा, और दूसरा वाला पूरा होता है। ठीक है, ये याद रखना। छत्र किससे मिलकर बनता है? का और सा से। आधा का सा से, त्रा आधा ता रा से, और गया आधा जा यहाँ से, और सरा आधा सा और रा से। तो बस पहला व्यंजन आपको इतना याद रखना, पहला व्यंजन जो होता है, पहला व्यंजन अर्ध व्यंजन होता है या आधा होता है, बस दूसरा वाला पूरा होता है। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर सही करके आएंगे। दोस्तों समझ में आ रहा? दोस्तों यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है और आपके लिए परीक्षा में के दृष्टि से उपयोगी कंटेंट मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगे ये कंटेंट आपके लिए उपयोगी है, तो अपने छोटे भाई बहन मित्र जिनका आप भला चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल मैं इससे आगे प्रश्नों को कराऊंगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया प्रश्न इसी से बनते हैं। और मुझे मालूम है थोड़ा सा कुछ कंटेंट है जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक प्रश्न को डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा महाराज से आप कोई भी कोई प्रश्न गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा दावा है। अब दोस्तों प्रश्न आता है दंतोष्ठ व्यंजन क्या है। हालांकि मैं उच्चारण स्थान आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बस आपको केवल समझना है। दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के होता, उसे हम दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन क्या है? वाह। तो आप वाह बोलिए, वाह वाह वाह, बा नहीं, पा फा बा वाला बा नहीं, वाह यार ला वाला वाह, वाह वाह से वकील, वाह वाह। तो आपके ओंठ और दांत, ओंठ जो हैं दंत से टकरा रहे हैं, वाह वाह बोल के देखिए ना, वाह वाह वाह। तो जब ओंठ आपके दांत से टकरा रहे हैं तो इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, क्योंकि भाई यहाँ आगत मैं आप बता रहा हूँ। तो मीन्स जिनके उच्चारण में दांत और ओंठ दोनों को सम्मिलित होते हैं। समझ में आए? दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा? सीधा प्रश्न आता है दंतोष्ठ कौन सा है, तो वाह वाह, जब हम लोग बोलेंगे बा नहीं, वाह वकील वाला वाह, तो ये दंतोष्ठ व्यंजन है। दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों अपना अगला क्या है? काकल्य या स्वरतंत्रीय व्यंजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा स्वरतंत्रीय व्यंजन है, तो हा है, या काकल्य व्यंजन है तो हा है। एक ही बात है। स्वरतंत्र मीन्स हा को जो हम लोग बोलते हैं तो स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। स्वरतंत्र क्या होता है? कंठ, कंठ द्वार। स्वरतंत्र क्या होता है दोस्तों? कंठ द्वार में कंपन होता है। बोलिए हा हा हा, तो पूरा मुंह खुलता है, और मुंह खुलता है तो कंठ में, कंठ द्वार या स्वरतंत्र में कंपन होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्वरतंत्री व्यंजन या काकल्य व्यंजन। आपको नाम याद रखना है, इन्हीं में से एक नाम आके आता है। निम्न में से कौन सा काकल्य व्यंजन है या स्वरतंत्रीय व्यंजन है, तो आपको ध्यान रखना है। और अभी आप ध्यान से समझिए, जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो हा का यूज होगा। तो हा क्या है? एक स्वरतंत्रीय व्यंजन है। कौन सा? स्वरतंत्र। मीन इससे बोलने में स्वरतंत्र में या कंठ द्वार में कंपन्य होता है। ओके, बस आपको सीधा याद रखना है स्वरतंत्रीय काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो हा है। तो कौन सा है? हा है। बस या इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगला आपका प्रश्न क्या आएगा? आगत व्यंजन क्या है? आगत, आगत मीन्स आए हुए, किससे? दूसरी भाषाओं से। आए हुए, किससे आए हुए? दूसरी भाषाओं से। किससे आए हुए? दूसरी भाषाओं से जो व्यंजन आए हैं उन्हें हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। तो किससे आए हैं? दूसरी भाषाओं से आए हैं। दूसरी भाषाओं से। दूसरी भाषाओं मीन्स अरबी फारसी से आए हुए हैं या विदेशज। तो ये भाषाएं क्या हैं? विदेश की भाषाएं। तो आगत या विदेशज व्यंजन पूछे जाए तो कौन से हैं? जिनमें नुक्ता लगा हो। तो बस ये देखो नुक्ता, नुक्ता क्या होता है? ये नीचे ये लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ बिंदु। तो जा, फा, का, गा, इस टाइप से है। तो ये आगत या विदेशज व्यंजन बोलते हैं इन्हें हम लोग। आगत या विदेशज क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरी विदेशी भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषाओं मीन्स अरबी फारसी जैसी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इन्हें आगत या
विदेशज कहते हैं, और इनमें नीचे नुक्ता लगा होता है, बस आपको इतना याद। तो दोस्तों आ गया अपना उच्चारण स्थान। तो दोस्तों उच्चारण स्थान से एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि कोई वर्ण दे देगा, जैसे दे दिया बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। दे दिया ऋ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। दे दिया धा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। दे दिया फा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। दे दिया माँ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ठीक है। तो आपको ये मैंने वर्गों का उच्चारण स्थान तो आपको पीछे बता ही दिया, और वर्गों के साथ साथ और कुछ वर्ण होते हैं जो उसी में आते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैंने क्या बताया था, कंठ। कंठ मीन्स गला। गला किसका उच्चारण स्थान था, का वर्ग का, ये तो मैंने बता ही दिया पीछे। और इसके अलावा आ और आहा का और होता है। आप बोलिए आ आ आहा मीन्स गले कंठ से अंदर से आवाज़ आती है। तो और ये भी याद रखना भाई, पहले स्वर कौन कौन से हैं, आ है, तो ये कंठ वर्ण है, समझ में आया ना, कंठ पहले होता है। आ और आहा कंठ वर्ण है, ये बस याद रखना आपको। और का वर्ग। और तालु या तालब्य वर्ण। तालु या तालब्य वर्ण क्या होता है, मैंने पहले बताया। तालु किसका है, चा का है, क्योंकि चा दूसरा वर्ण है, चा दूसरा वर्ग है, और जो हमारी आवाज़ आती है पहले कंठ के बाद किस में टकराती, तालु में टकराती, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो गया। चा वर्ग के अलावा किसका होता है, बस ये आपको याद ना, ये स्पेशल व्यंजन है, ये याद रखना। एक तो आ के बाद क्या आती है, ई आती, तो आ कंठ है, तो ई का क्या हो गया, तालब्य हो गया। और फिर सा मीन्स सा क्या है, ऊस में व्यंजन, और या क्या अंतस्थ मीन्स सा और या और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ई का याद ही हो गया, कंठ के बाद तालु आया, लेकिन सा और या का याद रखना। इसके बाद मूर्धा, तो मैंने बताया था तालु के बाद क्या, हवा जो हमारी जो श्वास अंदर से निकलती है, आवाज़ किस में टकराती है, मूर्धा में टकराती है। तो तीसरा वर्ण क्या होता है, टा, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। तो टा वर्ग का तो हो ही गया। इसके बाद आपको बस ये और या करना, सा षटकोण और ऋ का भी ये होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी स्पेशल, अब स्पेशल वर्ड से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ये स्पेशल वर्ड जरूर याद रखना है कौन कौन सा है, ठीक है ना। और फिर उसके मूर्धा के बाद आवाज़ किस में टकराएगी, या श्वास किस में टकराएगी, दंत में। तो टावर के बाद क्या आता है, तावर्ग, तो तावर्ग का क्या होता है, दंत होता है। ओष्ठ, तो लास्ट में ओष्ठ में टकराती है, तो लास्ट का वर्ग कौन सा होता है, पावर्ग। तो पावर्ग और प्लस उ, तो आप बोलो उ, तो ओंठ कर काम करते हैं ना, उ, तो क्या है, हमारे ओष्ठ वर्ग करते हैं। तो ये कौन से ओष्ठ वर्ण है, इसको उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो पावर्ग का और उ का ओष्ठ है, ई का तालु है, आ का और आहा का कंठ है, ये याद रखना है। और बाकी तालु किसका है, संजम वाला सा या का भी है, मूर्धा षटकोण के सा वाला, और ऋ का भी है, दंत केवल ता का। चलिए और कुछ बच्चे वो हम आगे हम देखते हैं, आप लोगों को याद होगा कि नहीं वो दोस्तों। अब आ गया कंठ तालब्य, कंठ ओष्ठ, ए ऐ ओ औ वा सा रा ला। तो दोस्तों इसके लिए बस आपको 1 मिनट रुकना है, कुछ समझ मैं समझाऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और आएगा आपका। ए क्या है दोस्तों, ए क्या है, एक ई प्लस आ से मिलके बनता है दोस्तों। किससे बनता है दोस्तों, ई और आ से मिलके बनता है। और आय क्या है दोस्तों, आय क्या है, आय ए प्लस आ से मिलके बनता है दोस्तों। ये तो हो गए, इन्हें हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और अब ओ किससे बनता है दोस्तों, और देख लेते हैं हम लोग। ओ किससे बनता है, ऊ प्लस आ से मिलके बनता है। आओ किससे बनता है दोस्तों, ओ प्लस आ से मिलके बनता है। पहले तो डायरेक्ट इनसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या आएगा, निम्न में से कौन सा, तो दोस्तों आपका प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन होगा आपका ए, ओ, आ, ए। अब आप तो कहोगे कि आपने तो बताया था ये सभी दीर्घ स्वर हैं। हाँ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इनमें भी स्पेशल कैटेगरी क्या है दोस्तों,
इनमें भी स्पेशल कैटेगरी ये है, इन्हें हम दीर्घ स्वर में भी ये संयुक्त स्वर हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे आंसर आ होगा। बड़ा आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ये सभी भी हैं, लेकिन ये दीर्घ स्वरों में भी कैटेगरी में ये संयुक्त स्वर हैं। समझ में आया ना? चलो, ये तो बात रही इसकी। हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान देखते हैं। तो दोस्तों, जब हमने बताया ई, ए क्या बनता है? ई और आ से मिलके बनता है। तो ई का, आ का उच्चारण स्थान क्या बताया मैंने? कंठ। और ई का क्या होता है? तालु। तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ए का क्या हो जाएगा? जब ई से मिलके ही और ई आ से बना है ये भी, तो इसका भी यही हो जाएगा। अब ऊ का क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। और आ का क्या होता है? कंठ। तो ऊ से मिलके और आ से मिलके ओ और औ बना है, तो इनका क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे आए। तो यही हम आपको बताना था, यही आप हम लोग समझेंगे, ये रटना नहीं है। ए कहाँ से आया? ई और आ से आया है। तो आ का क्या होता है? कंठ होता है। ई का क्या होता है? तालु होता है। तो ए का क्या हो गया? कंठ तालु, तालव्य कंठ तालु। और ऐसे आय का भी कंठ तालु हो गया। और ओ कहाँ से आया? ऊ और आ से आया। तो आ का तो कंठ होता है, ऊ का ओष्ठ होता है, तो ये कंठोष्ठ हो गया। समझ में आया? रटना नहीं है। तो दोस्तों आइए, कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? जो कि मैंने अभी आपको बताया, कंठ, आ और तालव्य ई। तो ई और आ से मिलकर कौन सा बनता है? ए और आय। तो ए और आय का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ और कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मीन्स कंठ और तालु दोनों मिला के कंठ तालव्य हो गया। और कंठ ओष्ठ मीन्स कंठ और ओठो लिखा है, यहाँ ओठ हो जाएगा बेटा, का टाइपिंग मिस्टेक है। तो कंठ और ओठ या ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ हो गया। कंठोष्ठ किसका हुआ? ओष्ठ किसका होता है? ऊ का। और कंठ किसका होता है? आ का। तो ऊ और आ से मिलकर क्या बनता है? ओ और औ बनते हैं। तो कंठोष्ठ किसका होगा? ओ और औ का हो गया। दंतोष्ठ तो मैं बता ही चुका हूँ, बाका होता है। बस अब बर्थ समझना, बर्थ क्या होता है? दंतमूल होता है। तो दोस्तों ये रट लेना है। सबसे ज़्यादा टफ प्रश्न बनाता तो वो इसी से बनाता, बर्थ वाले थे। बर्थ या दंतमूल बोलते। दंतमूल होता क्या? दांतों के ऊपर मसूड़ों का भाग। दोस्तों यदि आप सपेरा वाला सा बोलो, सपेरा बोलो, सपेरा, तो दांत के हल्के ऊपर और मूर्धा के नीचे जीभ टच होती है, उसे हम दंतमूल कहते हैं। या इसका स्पेशल नाम बत्स है, बर्थ है। तो इससे तीन वर्ण बोले थे, सा, रा, ला। सा कौन सा? सपेरा वाला। रा और ला। तो इससे यदि टफ प्रश्न बनाता तो इससे बनाता है। सा, रा और ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो बर्थ या दंतमूल है। याद रखना आपको। सपेरा पढ़िए आप, सा, सपेरा, सपेरा, सपेरा। तो आप देखेंगे आपकी जो जीभ है दांत के ऊपर भाग में, मीन्स मसूड़े और दांत के ऊपर भाग में टच हो रही है, उसमें दंतमूल कहते हैं। दंतमूल भी जहाँ से दांत निकलते हैं तो मसूड़े, तो वहाँ पे टच करता है, तो इसी को हम लोग बर्थ से बोलते हैं। सा, रा, ला। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको मैंने उच्चारण स्थान पढ़ाए, क्या आपको याद होंगे? दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि मैंने मेरे द्वारा आपके लिए बहुत अच्छा, और कहाँ से मैं कंटेंट लाता हूँ और फिर उसको बनाता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे कि ये पेपर में आएगा, मैं कल ले जाऊँगा, मैंने समझाया आपको समझ में आ गया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों मैं आपको मास्टर नहीं बनाऊंगा किसी सब्जेक्ट में, मुझे मास्टर नहीं बनाना, केवल मैंने आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, है ना। और बस क्लास में ही याद करा दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि हाँ चलो मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो आपने बताया कि हाँ आपको समझ में आया। प्लीज़। तो दोस्तों अब थैंक यू आ गया, तो आप लोगों को क्लास देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चूँकि क्लास बड़ी हो रही है तो केवल आपके महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष बचे हैं। तो दोस्तों कल मैं आपको क्लास में
हटवा दूंगा। इसके बाद प्रश्न कराऊंगा आपके जो भी प्रश्न आए, संपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस यूपी पुलिस कांस्टेबल SI जेल बॉर्डर फायर जिसमें भी आए हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम्स में आए हैं, तो सभी प्रश्न करा दूंगा। आपका इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा आप छोड़ के नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी लेता हूँ। और इतना समझा के व्याख्या करा के कराएंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो सब वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया कंटेंट आपके कुछ काम आ सकता है तो जब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, धन्यवाद।